नमस्कार दोस्तों। हेलो डॉक्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम उन बुजुर्गों की एक समस्या पे बनाने जा रहे हैं जिसे हिप बोन फ्रैक्चर कहते हैं। ये एक बड़ी उम्र में होने वाला एक फ्रैक्चर है जिसे ज्यादातर बड़ी उम्र में देखा जाता है और इस फ्रैक्चर के बारे में हमें जानकारी दे जा रहे हैं श्री गोस्वामी हॉस्पिटल श्री गंगानगर के हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ श्री नीरज जी गोस्वामी। डॉक्टर साहब, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो हिप का जो फ्रैक्चर है ये ज्यादातर किस एज ग्रुप में पाया जाता है? देखिए रामप्रताप जी, जो फ्रैक्चर शब्द है ना, इसका मतलब होता है कि हड्डी टूटना। तो वैसे तो हड्डी किसी भी उम्र में टूट सकती है, जवान में भी टूट सकती है, ओल्ड एज में भी टूट सकती है, लेकिन ज्यादातर हिप का जो फ्रैक्चर है, हिप बोन का जो फ्रैक्चर है, जिसको पुल आउट फ्रैक्चर बोलते हैं, वो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा, जैसे 50 साल से ऊपर में पाया जाता है ना। तो ये दोनों तरह की उम्र में कॉमन है, यंग में भी कॉमन है और ओल्ड एज में भी कॉमन है, लेकिन ज्यादा जो है ये ओल्ड एज में होता है, बुजुर्ग लोगों में होता है, 50 साल से ज्यादा की उम्र में होता है। सर, इस एज ग्रुप में इस फ्रैक्चर का पाए जाने का कोई कारण? देखिए, फ्रैक्चर जब भी होता है तब हड्डी की कमजोरी की वजह से होता है या फिर कोई चोट लगने की वजह से होता है। अब जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो हड्डियों की कमजोरी बढ़ती है। तो एक तो उम्र इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है फ्रैक्चर के लिए। जैसे उम्र बढ़ी, हड्डियां कमजोर हुई, तो थोड़ी सी चोट लगने की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो एक उम्र रिस्क फैक्टर है। दूसरा, उम्र के अलावा भी जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है, जो एक बीमारी होती है हड्डियों में कमजोरी की, उसकी वजह से फ्रैक्चर, ये रिस्क फैक्टर्स हैं सर। सर, ये आमतौर पर फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। मतलब जो मैं पहले कहना चाह रहा था वो आपने बिल्कुल सही मतलब सवाल किया मुझसे। ये जो फ्रैक्चर है, दो तरह का फ्रैक्चर होता है। जैसे आम भाषा में अपने बोल देते हैं कि ये कुल्ले का फ्रैक्चर हो गया। तो कुल्ले का फ्रैक्चर भी दो तरह का फ्रैक्चर होता है। एक तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है जिसे हम ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं, उसको भी आम भाषा में कुल्ले का फ्रैक्चर बोलते हैं। एक इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर को अपने नेक फीमर बोलते हैं। अब है तो कहने में दोनों ही कुल्ले का फ्रैक्चर है, लेकिन दोनों में मैनेजमेंट में काफी फर्क आ जाता है। जैसे नेक फीमर फ्रैक्चर है तो नेक फीमर ओल्ड एज में भी हो सकता है और यंग एज में भी हो सकता है। यंग एज में ये फ्रैक्चर होने के लिए इसको ट्रॉमा बहुत ज्यादा सीवियर ट्रॉमा तब हो, तभी नेक फीमर होता है। यंग एज में अगर नेक फीमर हुआ है, किसी के फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका मतलब उसको चोट बहुत तेज लगी है। जहां दूसरी साइड में अगर ओल्ड एज में थोड़ा ट्रैवल ट्रॉमा भी होगा, मतलब हल्की चोट भी लगेगी, तो उसके अंदर भी फ्रैक्चर हो जाएगा। ये जो नेक फीमर है। दूसरा जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, जिसे अपने ट्रोकेंटर फ्रैक्चर बोलते हैं, ये ज्यादातर मेजोरिटी में ये ओल्ड एज में पाया जाता है। यंग एज में बहुत कम पाया जाता है ट्रोकेंटर फ्रैक्चर। ये तो दो तरह के इसके टाइप होते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर को नेक फीमर बोलते हैं अपने, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर को ट्रोकेंटर बोलते हैं। दोनों का मैनेजमेंट में फर्क है, वो अपने आगे चर्चा करेंगे। तो सर, इसका क्या ये ट्रैक्शन या खिंचाव से ही इलाज है या और कोई पद्धति है इसके इलाज करने में? देखिए, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तब क्या होता था कि जैसे पुराने टाइम में जैसे किसी बुजुर्ग के फ्रैक्चर हुआ कुल्ले का, तो उस टाइम जैसे साइंस नहीं था डेवलप, इतनी मॉडलिटीज नहीं थी, सियाम नहीं थी, तो पुराने जिस तरह तरीका होता था, ट्रैक्शन लगा देते थे। ट्रैक्शन लगाने के बाद पेशेंट को 1.5 से 2 महीने बेड पे लिटा के रखते थे। बेड पे लिटा के तो उससे क्या, हाँ जी, बेड पे लिटा के खिंचाव लगाते थे। ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव, उस पर 2 ईंट या 3 ईंट लगा देते थे। उससे क्या होता था कि फ्रैक्चर तो साइमल्टेनियसली अपने आप ही जुड़ना होता है, लेकिन किसी पेशेंट को आप 1.5 से 2 महीने बेड पे लिटा के रखेंगे तो उसके बेड सोर हो जाते हैं, जिसको अपने आम भाषा में बोलते हैं कि लागे लग गए हैं। तो फ्रैक्चर सही हो ना हो तो पेशेंट बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन में चला जाता था, सेप्टिसीमिया में चला जाता था, तो उसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता था कई बार। तो इसीलिए जब जैसे साइंस डेवलप हुआ, तो इसीलिए इन्वेंशन हुआ सर्जरी का, कुल्ले की सर्जरी का इन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को इमीडिएट नेक्स्ट डे आप बिठा सकते हैं, नॉन वेट बेरिंग चला सकते हैं। तो पेशेंट को बेड पे लेट के नहीं रहना पड़ता लंबे टाइम,
जो बेड सोर है उससे आजादी मिल जाती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जरी का रूल ये है, गुड फिक्सेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन। आप फ्रैक्चर को फिक्स करो और उसको मोबिलाइज जल्दी करो, यही ऑर्थोपेडिक सर्जरी का प्रिंसिपल है हर फ्रैक्चर में, हर ट्रॉमा। तो सर ये सर्जरी ये अपने यहीं पे हो सकती है? हाँ जी सर, अपने सब तरह की सर्जरी होती है। मैं आपको जैसे सर्जरी का एक बार बता दूं, इनमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने पहले बताया कि इसके मैनेजमेंट में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने शुरू में फ्रैक्चर दो तरह के आपको बताए थे, एक तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर जिसको अपने ट्रोकेंटर फ्रैक्चर बोलते हैं, एक इंट्रा कैप्सुलर जिसको नेक फ्रैक्चर फीमर बोलते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, ट्रोकेंटर फ्रैक्चर में अपने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नेचुरल जो हिप है, जो प्राकृतिक कुला है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ओस्टियोसिंथेसिस, मतलब हड्डी का अपने निर्माण कर रहे हैं, हड्डी वही प्रिजर्व रख रहे हैं। तो उसमें एक नेल होती है, एक रोड होती है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि सर ऑपरेशन करके सरिया डाला है, पीएफएन, प्रोक्सिमल फिमोरल नेल, वो अपने डालते हैं, पीएफएन करते हैं ट्रोकेंटर फ्रैक्चर में। और जो एक दूसरा इम्प्लांट है जिसको डीएचएस बोलते हैं, डायनेमिक हिप स्क्रू, वो डीएचएस भी डालते हैं उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि हड्डी जुड़ जाती है एक टाइम के बाद, 3 से 6 महीने 9 महीने के बाद पेशेंट चलने लग जाता है और बाद में रोड को अपने निकाल भी सकते हैं। तो ये तो हो गया ओस्टियोसिंथेसिस, ट्रोकेंटर फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, ओस्टियोसिंथेसिस बाय पीएफएन और डीएचएस, ये तो अपने मैनेजमेंट है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अब बात करें वही दूसरा इंट्रा कैप्सुलर, जो नेक फीमर का मैंने बताया था। नेक फीमर का मैनेजमेंट में अपने क्या करते हैं कि इसका मैनेजमेंट एज रिलेटेड होता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट एक्सरे लेके आते हैं कि इनका क्या हुआ, तो एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एज कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी के नेक फीमर हुआ है, नेक फीमर जब किसी के अगर यंग एज में हुआ है, जैसे सपोज करो कि 30 साल 35 साल की उम्र में हुआ है, तो उसमें हम नेचुरल कुला बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो कुला बचाते कैसे हैं, इसमें अपने स्क्रू डालते हैं, स्क्रू 6.5 mm का स्क्रू आते हैं, वो 3 या 4 डालते हैं उससे, तो नेचुरल कुला बचाने की कोशिश करते हैं। अगर यही फ्रैक्चर ओल्ड एज में होता है, 60 से ज्यादा की उम्र में, तो उसमें अपने हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं। हेमी आर्थोप्लास्टी, हेमी का मतलब आधा, आर्थोप्लास्टी मतलब जॉइंट बदलना, आधा जॉइंट बदलते हैं, जिसको कहते हैं आम भाषा में कि गोला टूट गया है, हमने गोला बदला है। ये जो सर्जरी हेमी आर्थोप्लास्टी में प्रिमिटिव टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले। अभी जो रिसेंट एडवांसेस जो सर्जरीज हैं वो उनकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर मान लो किसी को 60 के बाद अगर आपको नेक फीमर हो गया, इंट्रा कैप्सुलर कुला फ्रैक्चर हो गया, मतलब तो उसमें आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट करो, टीएचआर करो। ये आजकल नई रिकमेंडेशन है। आप हेमी सिर्फ उसी में करो जिसमें आपको लगता है, हेमी मतलब आधा कुला गोला बदलना, वो उन्हीं में करो जो आपको लगता है कि वो पेशेंट जिसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है 4 या 5 साल है। अगर आप चाहते हो पेशेंट मतलब लंबा टाइम जिएगा, मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो उसमें टीएचआर कीजिए आप, टोटल रिप्लेसमेंट। ये 2 तरह का होता है टीएचआर, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। सीमेंटेड में बोन सीमेंट डाल के कुला चेंज करते हैं, ये जनरली ओल्ड 60 के बाद की प्रोसीजर है। अगर यंग एज में अपने को कुला चेंज करना है तो अनसीमेंटेड करते हैं, बिना सीमेंट के, उसमें सीमेंट नहीं डालते। सर वो जो धारणा थी कि एक बार किसी का कूला टूट गया तो वो सारी उम्र बेड पे रहेगा, वो अब गलत हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो धारणा थी वो बहुत पहले टाइम सही होती थी। आजकल क्या होता है, इतना साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया है कि इतनी मॉडलिटीज आ गई है कि इमीडिएट नेक्स्ट डे हम कूला चेंज करने के बाद मरीज को चला सकते हैं, इमीडिएट नेक्स्ट डे। आज कल मरीज चलता है और बहुत अच्छी तरह चलता है। सर ये सर्जरी के बाद पेशेंट को उसके बाद में उसके घर पे कैसे देखभाल करें? देखिए, वैसे तो नॉर्मल बेड केयर जैसे ड्रेसिंग केयर वगैरह होती है कि ड्रेसिंग नहीं हटाए, ठीक है, जख्म को खुला नहीं छोड़े शुरू के 15 दिन तक। तो उसके बाद जैसे अगर खुला चेंज किया हुआ है तो उसमें हमने 2 चीज का परहेज रखना होता है, जमीन पे नहीं बैठना होता है, पलथी नहीं मारनी होती है। ये 2 चीज का अपने को परहेज रखना होता है। किसी नीची चीज पे नहीं, जैसे छोटे माचे पे, उन पे नहीं बैठना होता है। कई बार पेशेंट आते हैं, जैसे उनको समझा के घर भेजते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, फिर पेशेंट आते हैं कि सर मैं नीचे माचे पे बैठ रहा था तो एक तो मेरे पेन हुआ, आवाज आई, तो उसको हिप डिसलोकेट हो जाता है वैसी कंडीशन में।
तो ये काम नहीं करें, हिप का केयर रखें। बाकी पेशेंट चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी चले। टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वो बढ़ती जाती है। जैसे आज 10 कदम चला है तो कल 15 चलेगा, फिर 1 बीघा चलेगा, फिर 2 बीघा चलेगा, 2 बीघा चलेगा, ऐसे करके तो बढ़ता जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। सर, आज आपने हिप बोन फ्रैक्चर के बारे में हमें इतना विस्तार से बताया, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।